हेलो फ्रेंड्स, आइए तो आज हम लोग अपनी बातों को फिर से कंटिन्यू करें। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में बातें करी थी बेसिक टर्म्स इन एनपीओ। हम लोगों ने बातें किया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कई सारे वर्ड्स हमें मिलेंगे, ऐसे कई सारे आइटम्स हमें मिलेंगे जिसका जिक्र हमें अक्सर करना है और हमें उनके नेचर को समझना है। मैंने इन टर्म्स में सबसे पहले आपको डिस्कस किया सब्सक्रिप्शंस। इसके बाद फिर मैंने आपको एक टर्म बताया था सब्सक्रिप्शंस के बाद लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप की फीस के बाद फिर हम लोगों ने एंट्रांस फी, जिसे एडमिशन फीस भी बोलते हैं, इसकी बातें करी थी। फिर हम लोग डिस्कस किए थे लेगेसी, डोनेशन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, सेल ऑफ मैगजीन्स, ऐसी कई सारी बातें मैंने बताई थी। आइए इन बातों को थोड़ा आगे बढ़ाएं। आज एक और डिस्कशन करेंगे हम जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है, कई सारे क्वेश्चंस में आपको मिलने वाला है। तो आइए फर्दर डिस्कस करें। देखिए आज हम लोग बातें करेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। पिछले क्लासेस में अभी तक मैंने आपको टोटल 7 टर्म्स बता दिए, 7। तो ये हमारा अगला टर्म हो गया कौन सा, 8। तो आइए ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एडजस्टमेंट में अलग से पूछा जाता है ना। देखिए हम लोग बातें कर रहे हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स वो सारे एसेट्स, ऑल दोस प्रॉपर्टीज और एसेट्स व्हिच गिव्स बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जनरली मोर देन 12 मंथ्स। हर वो संपत्ति जो 12 महीने से ज्यादा दिनों तक हमारे काम की है उन्हें हम लोग फिक्स्ड एसेट कहते हैं, है ना। ये तो हम लोग 11 में ही पढ़ चुके हैं ना। एनपीओ के लिए फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? देखिए एनपीओ बेसिकली बिजनेस तो करता नहीं, तो नॉर्मली एनपीओ में मशीन शब्द का यूज नहीं होता है, ठीक है। रेयर केस में मे भी हो जाए बट जनरली नहीं हो सकता, क्योंकि एनपीओ का कोई फैक्ट्री नहीं होता, तो मशीनें कहां से होगी। तो एनपीओ के लिए फिक्स्ड एसेट क्या है? एनपीओ के लिए फिक्स्ड एसेट है फर्नीचर्स। भैया एनपीओ है, अलमीरा होंगे, टेबल चेयर होंगे, डेस्क होंगे, सोफा होंगे, फर्नीचर्स तो होने ही है, पक्की बात। एनपीओ के लिए फिक्स्ड एसेट है इक्विपमेंट्स, है ना, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब चीजें आती हैं। एनपीओ के लिए और क्या फिक्स्ड एसेट हो सकते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर इक्विपमेंट तो मैंने बता ही दिया, बात समझ में आ रही। और भी ऐसे एसेट्स हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, जनरली यही सारे शब्द मिलेंगे आपको। अब ध्यान दीजिए, देखिए अगर मान लीजिए कोई एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करती है। अगर हम लोग एक एनपीओ है और हमने फर्नीचर परचेज किया, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर परचेज किया तो पैसे जाएंगे, है ना। फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे, और पैसे जाएंगे तो ये पेमेंट है। क्या है ये? पेमेंट। तो याद रखिएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एनी फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड विल रिजल्ट इन पेमेंट्स। पेमेंट्स में रिजल्ट होगा। अच्छा बताओ ना, क्या फिक्स्ड एसेट बार बार खरीदेंगे? क्या फर्नीचर बार बार खरीदेंगे? ना, फिक्स्ड एसेट तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। इसका मतलब कि ये जो फिक्स्ड एसेट है ये रेवेन्यू नेचर का आइटम नहीं है। ये कौन से नेचर का आइटम है? कैपिटल नेचर। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा, याद रखिएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि फर्नीचर, इक्विपमेंट, ईटीसी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल नेचर के पेमेंट है। क्योंकि ये कैपिटल नेचर के पेमेंट है तो परचेज ऑफ एसेट्स को कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाया नहीं जाएगा। परचेज ऑफ एसेट्स को हमेशा बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाया जाएगा। बात खत्म हो गई, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करें। ये तो मैं खरीदने की बात कर रहा था, और अब हम लोग बातें करेंगे किसकी? सेल, बेचने की बात करेंगे। देखिए जब परचेज दिया होगा ना तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जितना भी परचेज आपको मिलेगा आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में चिपका देना है, दैट्स इट। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं, तो जिस तरह परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कैपिटल नेचर का पेमेंट है, बिल्कुल उसी तरह से सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर कोई संपत्ति हम बेच दे, फर्नीचर बेच दे, इक्विपमेंट बेच दे, बिल्डिंग बेच दे, लैंड बेच दे, तो ये भी तो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होगा, क्योंकि एसेट बेचेंगे पैसे आएंगे, बट बार बार एसेट्स नहीं बेचते हम लोग। तो जनरल केसेस में ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, जनरल केसेस में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड, उस एसेट से क्या कर दिया जाता है? माइनस।
माइनस इसलिए क्योंकि एसेट गया तो एसेट का वैल्यू क्या हो गया, कम। जैसे बोलेगा सेल ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर के वैल्यू में आप बैलेंस शीट में क्या कर दीजिए, माइनस। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, दोनों कैपिटल नेचर के है ना। परचेज हो गया कैपिटल नेचर का पेमेंट और सेल हो गया कैपिटल नेचर का रिसिप्ट। इसका मतलब कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये दोनों ही इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाए जाते जनरली मतलब कंट्रोवर्सी है। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैंने बातें आपको समझा दी, जनरल चीजें मैंने समझा दी हैं, अब थोड़ी स्पेशल बातें करेंगे। देखिए मैं परचेज की बात नहीं कर रहा, मैं फिर से बोल रहा परचेज में कोई पंगा नहीं है, परचेज है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको शो करना है। मैं बात कर रहा सेल ऑफ फिक्स एसेट। सो मैंने अभी तक आपको बता दिया कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट और सेल ऑफ फिक्स एसेट में जनरली क्या करना है। अब मैं बात कर रहा था कि स्पेशल केसेस, देखिएगा गौर से, सेल ऑफ फिक्स एसेट के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगे आपको और वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बातें कर रहा सेल ऑफ फिक्स एसेट की। अब देखिए जब भी हम लोग सेल ऑफ फिक्स एसेट्स किसी भी क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि सेल ऑफ फिक्स एसेट, एसेट बेचेंगे तो पैसे आएंगे, ये आपको मिलेगा रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में सेल ऑफ फिक्स एसेट कौन सा साइड मिलेगा, रिसिप्ट साइड। ना अब हमें यहां पर दो केसेस मिलेंगे। सबसे पहला आता है केस नंबर ए। केस नंबर ए, व्हेन बुक वैल्यू ऑफ सच एसेट इज नॉट गिवन। ये देखिए क्या बोल रहा था, when book value of such asset is not given, क्या होगा क्वेश्चन में, सेल ऑफ फिक्स एसेट बोलेगा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹500। ध्यान दीजिए, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹500। अगर सपोज एसेट का सेल बता दिया लेकिन उस एसेट का बुक वैल्यू नहीं बताया। बुक वैल्यू मतलब कि जिस दिन हमने उस एसेट को सेल किया उस दिन हमारे बुक्स में उसका कीमत क्या था। बात समझ में आ रही? तो याद रखिएगा, ऐसे केस में वी में कंसिडर द बुक वैल्यू एज निल। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, उस एसेट के बुक वैल्यू को निल मानेंगे। निल का मतलब होता है जीरो, याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सेल ऑफ फर्नीचर बोला, सेल ऑफ एसेट बोला और बता दिया कि हमने एसेट बेचा 500 रुपए आए, 100 रुपए आए, 50 रुपए आए, 1000 आए या 2000 आए। ये नहीं बता रहा कि उस एसेट का बुक वैल्यू क्या था, ना ही गिवन है और ना ही ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में कि हम कैलकुलेट कर सके कि उसका बुक वैल्यू क्या था। बात समझ में आ रही? तो अगर बुक वैल्यू नहीं पता तो हम चाहे तो उस बुक वैल्यू को क्या मान ले, निल, जीरो। हम ये मान सकते हैं कि अगर कोई एसेट हमने 1000 में सेल किया जिसका बुक वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ये मान लीजिए कि उसका बुक वैल्यू जीरो है। और अगर उसका बुक वैल्यू जीरो है मतलब हमने उस एसेट को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया था, अब हमारे बुक्स में उसकी कोई कीमत नहीं थी। और अगर उसका कोई कीमत नहीं था और फिर भी उसको बेचकर, उस स्क्रैप, उस पुराने एसेट को बेचकर कुछ पैसे आए, तो ये हमारे एनपीओ के लिए एक तरह का इनकम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनकम। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। अगर किसी फिक्स एसेट को सेल किया गया जिसका बुक वैल्यू गिवन नहीं है, यानी आपको ये पता है कि हमने कोई पुराना एसेट बेचकर कुछ पैसे लाए लेकिन उस एसेट का कीमत आपको नहीं पता कि वो आज हमारे बुक्स में कितने का था, तो ये माना जा सकता है कि उस एसेट का बुक वैल्यू क्या है, जीरो, निल। और अगर मैंने ऐसा मान लिया, मतलब आप सोचो कि एक फर्नीचर जो जीरो वैल्यू का है उसको हमने 1000 रुपए में बेच दिया, तो भाई वैल्यू था जीरो और बेच दिया 1000 में, तो ये 1000 हमारे लिए तो प्रॉफिट हो गया। इसको बोलते हैं प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। और ये हमारे लिए इनकम बनेगा, ये रेवेन्यू नेचर का बनेगा। याद रखिएगा,
we may consider the book value as nil। और अगर हम बुक वैल्यू को nil मान ले, है ना, अगर हम बुक वैल्यू को nil मान ले, सो याद रखिएगा ऐसे केस में सच सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट may be shown in the credit side of the income and expenditure account as an इनकम। याद क्या बोला मैंने, अगर कोई एसेट बेचा गया है ना, लेकिन उस एसेट का बुक वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया, तो फिर हमारे पास तो कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं है, पता नहीं चलेगा ना कि वो था कितने का। क्योंकि अगर हम बोले कि 1000 का फर्नीचर था 5000 में बेच दिया, तो पता चल रहा है कि 1000 का फर्नीचर 5000 में बेच दिया तो 4000 फायदा हो गया। बट यहां तो हमें पता ही नहीं कि था कितने का। तो जब नहीं पता कि बुक वैल्यू क्या है, तो मान लीजिए कि भैया पुराना एसेट है, हमने पूरा भरपूर यूज कर लिया, उसका बुक वैल्यू 0 हो गया, तो हमने उसको बेच दिया, बेचा तो कुछ पैसे आए, वो जो पैसे आए उसे हम लोग इनकम कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? इनकम। और इनकम मानते हुए उसे कहां दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड। किसका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये कंट्रोवर्सी केस है। ऐसे क्वेश्चंस में एक फुट नोट, NOTE नोट जरूर लगाए, कंपल्सरी, और उसमें लिख दे कि वी हैव टेकन या कंसीडर्ड बुक वैल्यू ऑफ एसेट निल। हमने मान लिया है कि इस एसेट का बुक वैल्यू निल है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं। बात समझ में आ रही? तो देख रहे हैं आप कि नॉर्मली सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कैपिटल नेचर का होता है। नॉर्मली कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसका बुक वैल्यू नहीं दिया तो हमने मान लिया कि बुक वैल्यू 0 है, और ये मानते हुए वो रेवेन्यू नेचर का बन गया, और ऐसा माना कि जो भी पैसे आए वो एक तरह के छोटे मोटे इनकम यानी गेन है ना, पुराने एसेट को बेचकर कुछ पैसे आ गए, वो इनकम मान लिया मैंने। और इनकम मानते हुए इनकम एक्सपेंडिचर पे कौन से साइड? क्रेडिट साइड। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। आगे बढ़ते, केस नंबर बी। अब हम लोग केस नंबर बी की बात करते हैं। केस नंबर बी क्या है? व्हेन बुक वैल्यू ऑफ सच एसेट इज गिवन। दूसरा केस, जब क्वेश्चन हमें बुक वैल्यू बता देगा, ध्यान दीजिएगा, when book value of such asset is given, जब क्वेश्चन हमें बुक वैल्यू बता देगा, क्वेश्चन दो वैल्यू बताएगा, एक तो सेल वैल्यू, वो तो देना ही देना है, और दूसरा कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू पता है, सो इन सच केस वी मस्ट कंपेयर द book value of such asset with its sale value। ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में जब बुक वैल्यू भी दिया हो, सेल वैल्यू भी दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे? बुक वैल्यू को उस एसेट के सेल वैल्यू से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमें इस एसेट को बेचकर फायदा हुआ या नुकसान, है ना। ये देखिए यहां पर, ये देखिए नीचे लिख दे रहा मैं, इफ, ध्यान से देखिएगा, इफ बुक वैल्यू इज मोर देन सेल वैल्यू, ये बुक वैल्यू है और एसवी मतलब सेल वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। इफ बुक वैल्यू इज मोर देन सेल वैल्यू, बुक वैल्यू सेल वैल्यू से ज्यादा है, कहने का मतलब कि हमारे बुक्स में एक एसेट 1000 का था, ये देखिए यहां लिख दे रहा है एग्जांपल के लिए कि हमारे बुक्स में
एक एसेट 1000 का था और हमने इस एसेट को सपोज 500 में बेच दिया। था वो 1000 रुपए का पुराना एसेट था, वो हमने उसको 500 में बेच दिया। अब सोचो ना, 1000 का संपत्ति, 1000 रुपए का एसेट 500 रुपए में बेच दिया, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? ऑब्वियसली नुकसान हो रहा है, लॉस। तो यहां हम लोग लिखेंगे देयर विल बी लॉस ऑन सेल। तो ऐसे केस में हमें क्या मिलने वाला है? लॉस मिलने वाला है। और फिर से रिपीट कर रहे हैं इसी का दूसरा केस, इफ book value is more than sale, sorry, if book value is less than sale value। पहला केस मैंने बताया जब बुक वैल्यू ज्यादा सेल वैल्यू कम। अब मैं बता रहा जब बुक वैल्यू कम। ये देखिए 1000 रुपए का पुराना एसेट हमने बेच दिया 1500। एक बंदे को बोका बनाया, बेवकूफ बना दिया हमने, और 1000 रुपए का एसेट हमने कितने बेच दिया? 1500, 1500। तो भैया फायदा हो गया ना, अच्छी फीलिंग आ रही है। और जब अच्छी फीलिंग आती है प्रॉफिट होता है, देयर विल बी प्रॉफिट्स। ये देखिए प्रॉफिट्स ऑन सेल। तो यहां प्रॉफिट दिख रहा है लोगों को। तो आप देख सकते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर बुक वैल्यू नहीं दिया तो हमें तो पता ही नहीं है कि ये था कितने का। तो ऑब्वियस है कि नया फर्नीचर खरीद के थोड़ी बेचेंगे। एनपीओ है, समाज सेवा, हमारा काम फर्नीचर बेचने का नहीं, एसेट बेचने का नहीं, तो ऑब्वियसली यूज करके बेचेंगे। तो ये मान लिया कि हमने उस एसेट को पूरी तरह से भरपूर यूज कर लिया है और उसका बुक वैल्यू 0 हो चुका है। क्योंकि बुक वैल्यू 0 हो चुका है तो भाई आज वो 0 का था और हमने बेचकर कुछ पैसे लाए तो पूरा का पूरा प्रॉफिट बोले तो इनकम हो गया एनपीओ के लिए, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। लेकिन अगर बुक वैल्यू गिवन है, अगर बुक वैल्यू गिवन है, दिया है, तब तो भैया कंपेयर न करना पड़ेगा, तब तो देखना पड़ेगा कि हमने जो एसेट सेल करा वो आज कितने का था और हमने कितने में बेचा। अगर वो 1000 का था और 500 में बेच दिया तो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, देयर इज अ लॉस। और अगर वो 1000 का था और हमने 1500 में बेच दिया 1500, तो भैया अच्छा फीलिंग आ रहा, मजा आएगा, क्योंकि हमने 500 के फायदे कर लिए। तो यहां कंपैरिजन होगा और इसी अकॉर्डिंग पता चलेगा कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, और इसी अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी होगा। तो आइए जल्दी से इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग लिख ले कि इस केस में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। केस नंबर बी में मैंने आपको बस ये बताया कि अगर बुक वैल्यू ही दिया है तो फिर आप क्या करेंगे। अगर बुक वैल्यू दिया है तो आप क्या करेंगे, आप पता करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा या लॉस। और एक बार आपको पता चल जाए, जैसे ही आपको पता चल गया तो अब क्या करेंगे, ये देखिए ट्रीटमेंट, केस नंबर बी का ट्रीटमेंट। केस नंबर बी चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसी का ये ट्रीटमेंट है। क्या करना है, सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले डिडक्ट द बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड इन द एसेट सोल्ड from such respective asset in the balance sheet asset side। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि हमारे बैलेंस शीट में बताया गया कि फर्नीचर टोटल 10,000 का है, फर्नीचर टोटल 10,000 का है, और हमें अलग से बताया गया कि जो पुराना फर्नीचर हम बेच रहे उसका बुक वैल्यू 1000 था, उसका बुक वैल्यू कितना था 1000। तो आपको क्या करना है, जब आप फ्रेश नया बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवाइज्ड बैलेंस शीट, तो एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड है ना, बैलेंस शीट में एसेट साइड फर्नीचर का वैल्यू 10,000, उससे 1000 बुक वैल्यू क्या करेंगे, माइनस। सब क्यों माइनस किया, क्योंकि भैया फर्नीचर बेचा,
तो हमारा एसेट तो कम ना हो गया, तो जितने का फर्नीचर था उतना बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या हो जाएगा, माइनस। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2 जो आपको ट्रीट करने हैं, इफ देयर इज प्रॉफिट ऑन सेल, अगर फर्नीचर बेच के प्रॉफिट हुआ, सच प्रॉफिट्स must be shown as income in the credit side of income and expenditure account। क्या बोल रहा कि अगर इस पुराने एसेट को बेचकर प्रॉफिट हो रहा, क्या हो रहा, प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट को इनकम मानते हुए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। बात समझ में आ रही? और वाइस वर्सा, इसका जस्ट उल्टा। सर उल्टा बोले तो इफ देयर इज लॉस ऑन सेल, अगर उस एसेट को बेचकर लॉस हो गया, तो सच लॉस, तो उस लॉस को याद रखिएगा, अगर हमें लॉस हो गया तो उस लॉस को मस्ट बी शोन एज एक्सपेंडिचर्स, तो उसको एक्सपेंडिचर मानेंगे इन दी डेबिट साइड, और उसे प्रेजेंट किया जाएगा, ये देखिए, इन दी डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोल रहा मैं, अगर बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को कंपेयर करके प्रॉफिट्स मिले तो उसे इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड शो करेंगे, और अगर बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को कंपेयर करके लॉस मिले, लॉस, तो फिर उसे इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड ट्रीट करेंगे। इसका मतलब अगर बुक वैल्यू गिवन है, तो फिर ट्रीटमेंट एक नहीं, कितनी जगह होने वाले हैं, 2। पहला ट्रीटमेंट इनकम एक्सपेंडिचर में, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड, और दूसरा ट्रीटमेंट होगा कहां पर, बैलेंस शीट के एसेट साइड डिडक्ट, बोले तो माइनस करना है उस एसेट से, और उस एसेट का कौन सा वैल्यू माइनस होगा, बुक वैल्यू, है ना। ध्यान रखिए, जल्दी से नोट करेंगे फटाफट, इसी पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बताएंगे अब हम आपको, है ना। तो आइए जल्दी से नोट करें और अब क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं जल्दी से। हाँ जी फ्रेंड्स, आइए, तो अभी मैंने आपको सारा ट्रीटमेंट बता दिया। अब 2 छोटे सवाल मैं आपको बता रहा, छोटा और सिंपल सवाल, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने एक छोटा सा सवाल बस आपके हेल्प के लिए बनाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा, आरपी मतलब बोले तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिसिप्ट, डेबिट साइड में क्या जाता है, रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड में क्या जाता है, पेमेंट। अब देखिए गौर से देखिए इस सवाल को, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा कि डेबिट साइड बोले तो रिसिप्ट साइड एक आइटम है टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर्स। देखिए फर्नीचर मतलब एसेट, फिक्स एसेट, पुराना फर्नीचर बेचा, कितने में बेचा, 1000, सिर्फ इतना बताया कि हमने फर्नीचर बेचा, कितने में बेचा ये दिया हुआ नहीं है। ध्यान दे रहे ना, इसका मतलब, सॉरी, हमने फर्नीचर सेल करा, कितने में सेल किया ये बता दिया, है ना, वेरी सॉरी, कितने में सेल किया ये बता दिया कि हमने फर्नीचर बेचा 1000 में। क्वेश्चन ये नहीं बताया कि इस फर्नीचर का बुक वैल्यू क्या था। बात समझ में आ रही? तो ये था कितने का ये नहीं बताया, कितने में बेचा ये बता दिया। क्या करेंगे हम लोग, इसे कहां प्रेजेंट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये देखिए
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, इसे शो करेंगे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या दिखाया जाता है, इनकम्स, और डेबिट साइड क्या दिखाया जाता है, एक्सपेंडिचर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी एसेट के सेल का जिक्र है, कितने में बेचा पता है, बट बुक वैल्यू क्या था कहीं बताया नहीं, तो हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे। देखिए सॉल्यूशन है, हम लोग अज्यूम करेंगे, अपने आंसर के नीचे नोट लगा देंगे। क्या नोट लगाएंगे, वी हैव अज्यूम्ड दैट द बुक वैल्यू of old furnitures sold is 0 यानी nil। ये देखिए मैंने एक नोट लगा दिया, मैंने नोट में लिख दिया कि हमने ये मान लिया है कि इस पुराने फर्नीचर का बुक वैल्यू क्या है, 0। जैसे मैंने ये नोट लिख दिया तो अब इस नोट का मतलब है कि ये फर्नीचर 1 रुपए का भी नहीं था, बुक वैल्यू 0, मतलब हमारे लिए फर्नीचर का कोई कीमत नहीं था, और हमने बेचा कितने में, 1000 में, तो था 0 का, बेचा 1000 में, फायदा हो गया ना, इनकम है हमारे लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर्स। ये देखिए 1000, इस तरह से नोट लिखना कंपलसरी है, नहीं तो फिर टीचर गड़बड़ कर सकते है ना, डिपेंड करता है कि लोगों ने क्या माना है। तो ये नोट कंपलसरी जरूर लिखिएगा कि इसका बुक वैल्यू हमने 0 माना है, और तब फिर आप इस सेल को प्रॉफिट या इनकम मानते हुए क्रेडिट साइड लिखते हैं। बात समझ में आ रही? अब यार आ जाइए, सिमिलर एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड रिसिप्ट, क्रेडिट साइड पेमेंट, और देख रहे हैं डेबिट साइड फिर से लिखा है टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फिर 1000, एक चीज नया लिखा है, क्या, यहां अलग से बता दिया कि इस फर्नीचर का बुक वैल्यू 500 है। देख रहे हैं ना, बता दिया ना कि इस फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना है, 500। इस बार सेल वैल्यू भी दिया है, इसको सेल वैल्यू बोलेंगे, 1000 को सेल वैल्यू भी दिया है और बुक वैल्यू भी दिया है। तो अब क्या करेंगे, फिर हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड, कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या बताएंगे, इनकम, और डेबिट साइड क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर्स। अब तो याद हो गया होगा, कई बार रिपीट कर रहे हैं हम एक ही बात को। ये देखिए इस तरह से, और फिर से नीचे नोट लगाना है, वर्किंग नोट। और अब ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 में क्या, ये देखिए बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू, बुक वैल्यू कितना, 500, सेल वैल्यू इज इक्वल्स टू 1000। ध्यान दीजिएगा, मैं प्लस माइनस नहीं कर रहा, मैं बस इंफॉर्मेशन लिख रहा कि बुक वैल्यू हमारे बुक्स में इस फर्नीचर का कीमत 500 रुपए, 500, और हमने बेचा इसे कितने में, 1000 में। तो 500 का फर्नीचर 1000 में बेच दिया, क्या लगा, फायदा हो रहा है कि नुकसान, अच्छी फीलिंग आ रही है कि बुरी फीलिंग आ रही है, ऑब्वियसली अच्छा लगने वाला भी। 500 का सामान 1000 में बेच दिया, और जब अच्छी फीलिंग आ रही है तो प्रॉफिट। तो इसका मतलब यहां हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल। कितना प्रॉफिट, तो देखिए 1000 माइनस 500, दोनों का डिफरेंस, ये देखिए 500, मैंने माइनस नहीं, साइन नहीं लगाया, ये तो इंफॉर्मेशन है सर, वो तो समझने के लिए मैं यहां लिख रहा है ना। तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला ही होगा सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। इसका मतलब 1000 माइनस 500 बोले तो 500, ये प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आ रही? तो फिर से रिपीट कर ले, अगर बुक वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों दिया है तो कंपेयर करिए कि कौन ज्यादा है। अगर सेल वैल्यू ज्यादा, बुक वैल्यू कम, तो प्रॉफिट होगा, और आप देख सकते प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अगर बुक वैल्यू ज्यादा होता, सेल वैल्यू कम होता, तो लॉस हो जाता। उसकी भी बातें करेंगे हम।
ध्यान दीजिएगा, ये जैसे हमने कैलकुलेट कर लिया तो अब प्रॉफिट पता चला। अब क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट बोले तो इनकम, तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर्स। और कितना प्रॉफिट हुआ था, 500, ये 500 जाएगा। ऐसे केस में ये 1000 यहां नहीं जाएगा। देख रहे पिछली बार ये 1000 गया था क्योंकि बुक वैल्यू पता ही नहीं था, तो इसी को इनकम मान लिया, इसी को प्रॉफिट मान लिया। बट इस बार ये 1000 नहीं जा रहा, सिर्फ 500 जा रहा जो हमें प्रॉफिट हुआ। बात समझ में आ रही। और दूसरा ट्रीटमेंट कहां बोले थे हम, बैलेंस शीट। दूसरा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में फर्नीचर्स एसेट साइड लिखा जाएगा और फर्नीचर का जो टोटल वैल्यू होगा उसमें क्या माइनस करने बोले थे, बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कितना है, 500, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में 500 क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। दैट्स इट, खत्म। तो अभी फिलहाल हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, क्योंकि जनरली आपके एग्जाम्स में इनकम एक्सपेंडिचर ही पूछे जाते हैं, है ना। बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस में देखेंगे। तो मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा कि अगर बुक वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों दिया है, कंपेयर करिए। अगर प्रॉफिट है तो इनकम एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट को क्रेडिट साइड दिखाइएगा, लॉस होगा तो लॉस कौन से साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड। बात समझ में आ रही। और जो भी एसेट बेचा गया उसका जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू बोल रहा बार बार, उसका जो बुक वैल्यू है वो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड इस एसेट से माइनस कर दिया जाएगा। फर्नीचर के टोटल वैल्यू से कितना माइनस करेंगे, 500। कहां पर, बैलेंस शीट। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम्स में बैलेंस शीट बहुत रेयर पूछे जाते हैं, मैक्सिमम केसेस में आपको यही पूछा जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही। एक बार लॉस वाला भी मैं आपको बता देगा। ये देखिए, आई होप ये वाला आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं इसी क्वेश्चन में लॉस वाला क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं। ये देखिए, इसको मैं बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, और यहां मैं लिख रहा बुक वैल्यू ₹1500। ये देखिए, बुक वैल्यू मैंने 1500 लिख दिया। जैसे ही मैंने बुक वैल्यू 1500 लिख दिया तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें बुक वैल्यू भी पता है और सेल वैल्यू भी पता है। बुक वैल्यू 1500, यानी ये एसेट 1500 रुपए के थे और हमने बेचा कितने में, हमने बेचा 1000 में। तो फिर से नोट लगाना है आपको। ये देखिए, और फिर से देखिए, नोट लगाएंगे लॉस ऑन सेल। अब तो डायरेक्ट लिख दे रहे हम, एग्जाम में भी तुरंत लिखना है, इतना ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। ये तो मैं समझा रहा इसलिए इतना लिख रहा, वरना एक लाइन में लिख देना है प्रॉफिट ऑन सेल या लॉस ऑन सेल और अमाउंट लिख देना है। दैट्स इट। टीचर समझदार है हम लोगों से ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, लॉस ऑन सेल। सर लॉस क्यों, लॉस इसलिए क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा और सेल वैल्यू कम। तो लॉस का फार्मूला क्या हो गया, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। बोले तो सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। लॉस का फार्मूला हो गया बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। बोले तो 1500 माइनस 1000, लॉस भी तो उतना ही आ रहा है इस बार 500, क्योंकि मैंने डिफरेंस उतना ही लिया है। अब क्योंकि लॉस आया तो इनकम साइड कुछ नहीं जाएगा, अब कौन सा साइड जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और ये कितना, 500। तो आप देख सकते हैं जब दोनों वैल्यू देते हैं तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है, है ना। दैट्स पूरा टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है। अब